नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम जो है हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हम लोग पहुंच गए थे कहाँ पर, ऋग वैदिक काल का समाज हमने कल देखा था और उत्तर वैदिक समाज के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। ठीक है कि ऋग वैदिक समाज के अंतर्गत कौन कौन सी परिस्थितियां थी और वहीं पर उत्तर वैदिक कालीन में वो परिस्थितियां किस तरीके से चेंज हो गई, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन क्या आ गया, महिलाओं की राजनीतिक स्थितियां कैसी थी पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो हमने जो है उसके साथ साथ में हमने कुछ पार्ट पूर्व वैदिक काल का की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी हमने कल कुछ चर्चा किया था। आई होप कुछ पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे। तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक कालीन की जो अर्थव्यवस्था थी तो वो कितने उसमें डिपेंड थी, किस पर आधारित थी, तो उनके आधार कितने थे, 3 आधारों पर डिपेंड थे। वो कौन कौन से थे, एक था पशुपालन, दूसरा कृषि और तीसरा क्या था, उद्योग धंधे। हमने आपको बताया था कि किसी भी टाइम की आप अर्थव्यवस्था ले लीजिए, चाहे प्राचीन में ले लीजिए, चाहे मिडाइवल में ले लीजिए या मॉडर्न में ले लीजिए या अभी प्रेजेंट में ले लीजिए, तो अर्थव्यवस्थाएं कितने उस पर टिकी होती हैं, इन तीनों पर टिकी होती हैं, कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधे। तो ऐसा ही बच्चों को कुछ था किस समय जो पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था थी, तो इसी तरीके से 3 आधारों पर टिकी हुई थी। लेकिन जो मुख्य आधार था वो क्या था, हमने कल आपसे इसके बारे में चर्चा किया हुआ था। तो वो कौन सा था, वो पशुपालन था, कृषि नहीं थी। क्या था, पशुपालन था। क्लियर हुआ, पशुपालन। और अगर कृषि की बात करता है तो कृषि किस स्थान पर आती है, तो अगर कृषि का स्थान पूछता है तो पूर्व वैदिक काल में कृषि का स्थान दूसरे नंबर पर आ जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में इनका ये जो है एक दूसरे का स्थान ले लेती हैं। कृषि पहले स्थान पर आ जाती है और ये पशुपालन क्या होता है, ये दूसरे स्थान पर आ जाता है। यही चेंजमेंट होता है पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। तो कल हमने डिस्कस कर, आई होप कल डिस्कस कर लिया था हमने, पशुपालन के बारे में भी डिस्कस कर लिया था और कृषि के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं कि पशुपालन के बारे में अगर बात करें तो हमने क्या आपको बताया था कि पशुपालन में सबसे ज्यादा महत्व किसका था, तो अगर महत्व की बात करता है तो सबसे ज्यादा महत्व किसका था, वो गाय का था। ठीक है। इसके बाद में अगर प्रिय पशु की बात करता है, कब, ये जो उत्तर वैदिक जो पूर्व वैदिक काल का अगर प्रिय पशु की बात करता है तो प्रिय पशु में क्या आ जाता है, फिर आ जाएगा घोड़ा। कि अगर पूछता है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो वो आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा घोड़ा। वहीं पर अगर महत्व की बात करता है तो किसका आएगा, वो आ जाएगा गाय का। ठीक है। इन चीज को आपको अपने मन में क्लियर कट रखना है, अलग अलग रखना है। ठीक है। अब इसके बाद में ये जो पशुपालन, तो ये था गाय महत्वपूर्ण होती थी। जिन व्यक्तियों के पास गायों की संख्या अधिक होती थी उनको सर्वाधिक धनवान या श्रेष्ठ माना जाता था और उनको क्या बोला जाता था, उनको गोपत बोला जाता था। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में बात करते हैं कि पशुपालन में क्या इनको सारे पशुओं की जानकारी थी, कुछ पाए गए हैं पशु जिनको उत्तर पूर्व वैदिक काल के लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे क्या है, जैसे गैंडा है, हाथी है और मछली है। इस तरीके के कुछ पशु पाए गए हैं जिनके बारे में ऐसी जानकारी हुई है कि इनको जानकारी नहीं थी। ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट इवेंट किससे संबंधित, पशुपालन से संबंधित। वहीं पर अगर कृषि की बात आती है कि कृषि की अगर बात करते हैं तो कृषि के बारे में हमने क्या जाना था कि 2 तरीके की जो है इस समय सिंचाई होती थी।
एक जो वर्षा के जल से सिंचाई होती थी और दूसरा कुओं के द्वारा सिंचाई होती थी, ठीक है। और इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। आई होप अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समय के साथ आप रिवाइज करते जाएंगे तो बहुत आसानी से ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए, हमने कल कंप्लीट कर लिया था पशुपालन और कृषि। आज बारी किसकी आती है? तो आज बारी आती है उद्योग धंधों की। तो अगर उद्योग धंधों की अगर बात करते हैं तो यहाँ के लोग जो आर्य थे ये उद्योग धंधे भी करते थे और व्यापार भी करते थे। अगर व्यापार करते थे तो व्यापार में क्या था, इन लोगों के ये लोग जो है इन लोगों के समय में, मतलब आर्यों के समय में किसका प्रचलन था? तो वाणिज्य का भी प्रचलन था, ठीक है। क्या था? वाणिज्य का भी प्रचलन था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि ये लोग क्या करते थे कि इनका जो क्रय विक्रय था वो किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय पर आधारित कैसे था? वस्तु विनिमय पर आधारित क्या होता है? तो वस्तु विनिमय पर आधारित होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो है ट्रांसफर कर लेना, चेंज कर लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। किंतु आज के टाइम पर क्या है, अगर प्रेजेंट में देखा जाए, हमें अगर किसी चीज की जरूरत है, कुछ लेना है, तो हम क्या करते हैं? वस्तु विनिमय से नहीं लेते हैं, हम पैसे देते हैं और उसके बदले जो सामान की हमें जरूरत होती है वो वस्तु हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर बात करता है किसकी, कि उद्योग धंधों की बात करता है, तो ये किसका आधारित किस पर थी? वस्तु विनिमय पर आधारित थी। और इस वस्तु विनिमय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता था? तो गाय का होता था, ठीक है। अगर दान में देना है तो गाय, जो पुरोहित होता था उसको गाय को दान में दे दिया, या किसी से कोई चीज अगर बदलनी है तो बोले आप हमसे गाय ले लो, हमें घोड़ा दे दो। तो इस तरह से ये वस्तु विनिमय हो जाता था, ठीक है। अब इसके बाद में अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी? तो अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी किस पर? ग्रामों पर टिकी हुई थी। हमने क्या बताया है आपको कि ये जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ये ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? ग्रामों पर। भाई शहरों में ना तो हम पशुपालन कर सकते हैं, शहरों में ना तो हम कृषि कर सकते हैं। तो जब ना हम पशुपालन कर सकते हैं, ना हम कृषि कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर शहरों में यानी महानगरों में इतनी जगह नहीं है जितनी कृषि के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं? ना कृषि कर पाएंगे और ना पशुपालन कर पाएंगे। तो जब यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पे ही सर्वाधिक डिपेंड थी, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए जानना कि ये जो है जो अर्थव्यवस्था डिपेंड थी तो वो किस पर डिपेंड थी? तो वो डिपेंड थी जो है ग्रामों पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि इन लोगों की अर्थव्यवस्था जो है ग्रामों पर डिपेंड थी, ठीक है। अब इसी समय यानी कि ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में, कुछ भी कहें बात एक ही है, इस समय सोना को क्या कहा जाता था? तो हिरण्य के रूप में जाना जाता था। सोने को क्या कहते थे? हिरण्य के रूप में जानते थे। वहीं पर अगर अयस्क की बात आती है कि अयस्क किसको कहते थे, तो अयस्क के अंतर्गत क्या आता था? कांसा या तांबा आता था। क्या आता था? कांसा या तांबा आता था। वहीं पर अगर एक उद्योग धंधों में एक महत्वपूर्ण शब्दावली उभर करके आती है तो वो क्या थी? तसर हो। तसर क्वेश्चन आता है कि तसर क्या था? तो तसर किसको कहते थे? हथकरघे को कहते थे, ठीक है। किसे कहते थे? हथकरघे को कहते थे। और क्या अगर मृदभांडों की बात आती है कि ऋग्वैदिक काल के लोग किस तरीके के मृदभांडों का प्रयोग करते थे, यानी कि मृदभांडों में कौन से रंग का प्रयोग करते थे, तो वो कौन सा आ जाएगा? वो लाल और काला आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इतनी रही कि हाँ, इनके मृदभांड अगर होते थे तो वो लाल काले होते थे। तसर को क्या कहा जाए, किसको कहा जाता था? तो हथकरघे को कहा जाता था। सोने को क्या कहते थे? तो सोना यानी गोल्ड, उसको गोल्ड को जो है क्या बोलते थे? हिरण्य के रूप में जानते थे। वहीं पर अगर बात आती है किसकी?
अयस्क की बात आती है तो अयस्क किसको बोला जाता था? तांबा और कांसा को बोला जाता था। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ चीजें थी जिससे जो आर्य थे, ऋग्वेद काल के आर्य थे, तो ये लोग अपरिचित थे। उन चीजों में क्या क्या आता है? तो उन चीजों में आता है जैसे समुद्र से ये लोग अपरिचित थे। ठीक है, इसके बाद में चावल से भी अपरिचित थे। अगर नमक की बात आती है तो ये लोग नमक से भी अपरिचित थे और इनको जो है बंदरगाहों की जानकारी नहीं थी। किसको? जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, इनको बंदरगाहों की जानकारी नहीं थी। ठीक है, इनसे अच्छे तो सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे, क्योंकि उन लोगों को बंदरगाहों की जानकारी थी। मतलब A to Z जितनी भी जानकारियां होती थी, सारी जानकारी जो सिंधु घाटी के लोग होते थे उनको होती थी। किंतु उनका ये अपवाद है जिनको जो है ऋग्वेद काल में आर्यों को जानकारी नहीं थी। वो कौन था? समुद्र था, चावल था, और क्या था? बंदरगाह था, और क्या था? नमक था। इन चारों चीजों से ये लोग क्या थे? अनभिज्ञ थे। क्लियर हो गया? तो ये क्या था? ये थी जो हमने पूर्व वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया। किसकी? पूर्व वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था किस पर डिपेंड थी उसको हम पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब बात स्टार्ट करते हैं किसकी? उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की, कि उत्तर वैदिक कालीन में जो है पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा क्या क्या चेंजमेंट हुए। ठीक है, तो इस तरह से आइए हमारे साथ और हम बताते हैं कि क्या क्या चेंजमेंट हुआ। तो अगर उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था आती है की बात होती है तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी सभ्यता को की अगर जानकारी करनी है कि कोई भी सभ्यता होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे डिपेंड होती है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? तो वो 3 चीजें हैं कौन कौन सी? एक तो है कृषि, दूसरा क्या है? पशुपालन, और तीसरा क्या है? तीसरा आ जाता है उद्योग धंधे। अब डिफरेंस ये हो जाता है कि किस समय कौन सी चीज गौड़ थी और कौन सी चीज मुख्य थी। ठीक है, तो अब इस समय उत्तर वैदिक काल में चेंजमेंट क्या आया है? तो उत्तर वैदिक काल में चेंजमेंट ये आया है कि पहली चीज तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधों पर डिपेंड थी। ठीक है, वहीं पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पूर्व वैदिक काल में हमने क्या आपको बताया कि पूर्व वैदिक काल में पशुपालन बहुत ही आवश्यक, मतलब जो मुख्य आधार था अर्थव्यवस्था का, तो वो क्या था? वो पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते जो है क्या हुआ? इसमें बदलाव आया, और वो बदलाव क्या आया? जो पूर्व वैदिक काल में जो पशुपालन मुख्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो वहीं पर उत्तर वैदिक काल के आते आते इस पशुपालन की जगह ले लिया किसने? कृषि ने ले लिया। किसने ले लिया? कृषि ने। तो अगर महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डिपेंड हो गई थी, तो वो किसमें डिपेंड हो गई थी? वो कृषि पर डिपेंड हो गई थी। ठीक है, क्यों कृषि पर डिपेंड हो गई थी? क्योंकि इस समय भूमि का महत्व बढ़ गया था। क्या हो गया था? भूमि का महत्व बढ़ गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस तरह से उसका पशुपालन का रूप लिया उत्तर वैदिक काल में। किसने लिया? तो कृषि ने लिया, क्योंकि भूमि का महत्व बढ़ गया था। ठीक है, और क्या था? अब अगर हम बात करते हैं कि भूमि का महत्व बढ़ गया था तो क्या कहीं साक्ष्य मिले हैं? बिल्कुल साक्ष्य मिले हैं। क्या है? अथर्ववेद में एक कथन मिला है। वो क्या मिला है? कि भूमि हमारी माता है और मैं उसका क्या हूँ? पुत्र हूँ। क्या है? भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो ये जो कथन मिला है अथर्ववेद में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल में भूमि का महत्व बढ़ गया था, इसीलिए जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर डिपेंड हो गई थी? तो वो डिपेंड हो गई थी कृषि पर। क्लियर हो यहाँ तक? तो इस तरह से जो है कृषि का भी महत्व बढ़ गया था। और कृषि का महत्व क्यों बढ़ा था? क्योंकि भूमि का महत्व बढ़ा था। ठीक है, अब एक कृषि का साक्ष्य 2 ग्रंथ मिलते हैं जिसमें हमें कृषि का साक्ष्य मिलता है। तो कृषि के साक्ष्य किसमें मिलता है? एक तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है? काठक संहिता। ठीक है, क्या है?
काठक संहिता। आई होप आप जानते होंगे कि शतपथ ब्राह्मण किसका उपनिषद है और काठक संहिता किसका उपनिषद है। तो अगर काठक संहिता की बात करते हैं तो ये किसका है, ये आ जाएगा यजुर्वेद का। ठीक है, अब इसके बाद में शतपथ ब्राह्मण में जो है शतपथ ब्राह्मण में किसका साक्ष्य मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो कृषि की क्रियाकलाप होती थी, तो कृषि की क्रियाकलाप क्या होती है, जैसे जुताई, बुआई, मड़ाई, कटाई, इन सारी चीजों को लिखित रूप से किसमें पाया गया है, तो वो पाया गया है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें पाया गया है, शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या चीजें पाई गई हैं, कृषि के बारे में कटाई, जुताई, मड़ाई से संबंधित जानकारी अगर मिलती है तो वो किस में मिलती है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में बात आती है दूसरे ग्रंथ की, किसकी, काठक संहिता की। तो काठक संहिता में क्या साक्ष्य मिलता है, आइए जानते हैं इसके बारे में भी। तो काठक संहिता में साक्ष्य मिलता है कि 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है काठक संहिता में, कि 24 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल था, तो उस समय कृषि का प्रचलन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा था और अर्थव्यवस्था किस पर टिक गई थी आकर के, तो वो कृषि पर टिक गई थी आगे। क्लियर। अब इसके बाद में एक अतरंजी खेड़ा पाया गया है। अतरंजी खेड़ा जो कि हस्तिनापुर में एक जगह है, तो ये वहां पर ये पाया गया है स्थल जहां पर कुछ लोहे के कृषि यंत्र प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, लोहे के कृषि यंत्र प्राप्त हुए हैं। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि जो लोहे के कृषि यंत्र अगर प्राप्त हुए हैं तो कौन कौन से हैं, तो जैसे हंसिया है, दराती प्राप्त हुई है और कई सारे कृषि यंत्र प्राप्त हुए हैं। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि क्योंकि इस समय लोहे का आविष्कार हो गया था, मतलब लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में थोड़ी थोड़ी लोगों को हो गई थी। तो लोहे का की जानकारी जब हो गई थी, तो जो खाद्यान्न के अलावा क्या था इन लोगों के अंदर, कि लोहे के कृषि यंत्रों के प्रयोग से अधिशेष उत्पादन करने लगे थे। क्या है, अधिशेष उत्पादन करने लगे थे। अब ये अधिशेष क्या है, अधिशेष का मतलब जितनी अनाजों की जरूरत होती थी, जितने अनाजों को खाने की जरूरत होती थी, तो खाने के अलावा जो एक्स्ट्रा बचा होता था उसको अधिशेष उत्पादन कहते हैं। सपोज दैट हम हैं जैसे, या आप हैं, मान लीजिए 1 ईयर में आपको 2 कुंटल की गेहूं की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपके पास खेत है, आपके पास सारे कृषि के संसाधन पाए जाते हैं और उसका आप बेहतर तरीके से उपयोग भी करते हैं। आप खाने में कितना यूज कर रहे हैं, आपके काम आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 कुंटल गेहूं। वहीं पर अगर आपके खेत में उत्पादन कितना हो रहा है, तो 10 कुंटल का उत्पादन हो रहा है। तो आपके पास में आपके उत्पादन किया आपने 10 कुंटल का, लेकिन खपत कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ 2 कुंटल। तो आपके पास में अधिशेष के रूप में कितना बचा, तो वो 8 कुंटल बचा। क्लियर हुआ। तो इसको बोलते थे क्या, अधिशेष उत्पादन। तो इतिहासकारों ने क्या कहा है कि लोहे के कृषि के यंत्रों के प्रयोग से जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, ये क्या करने लगे थे, ये अधिशेष उत्पादन करने लगे थे। जब लोग अधिशेष उत्पादन करने लगे तो क्या हुआ, लोग धनवान हो गए, और जब लोग धनवान हो गए तो लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हुई। वो प्रतिस्पर्धा क्या थी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़। क्या हुआ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़। अब आगे आने वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे, हमने क्या बताया था कि राजनीतिक इकाई, अगर पूर्व वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, तो पूर्व वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई होती थी, तो वो क्या होती थी, कुल या परिवार होती थी। वहीं पर पूर्व वैदिक काल में अगर सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई की बात करते हैं, तो वो कौन सी होती थी, तो वो होती थी जन हो जाती थी। और वहीं पर उत्तर वैदिक काल में जन का रूप ले लिया किसने, जनपद ने। तो उत्तर वैदिक काल के आते आते जन से जनपद महत्वपूर्ण संस्था हो गई, सबसे बड़ी संस्था हो गई।
अब जनपद के बाद में इस जनपद का रूप लेगी कौन? महाजनपदों के रूप में आएंगे। क्या आएंगे? महाजनपदों के रूप में। अब आगे हम देखते हैं सिलेबस में क्या है, महाजनपद है या नहीं है। तो ये जनपद से महाजनपदों का उदय हुआ और महाजनपदों में से 16 महाजनपद निकल करके आए हमारे समक्ष, जिसमें कि सभी महाजनपदों को हरा करके मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर करके आया। खैर ये बात की बातें हैं, अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक में लौटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कृषि का साक्ष्य अगर पूछता है तो कहाँ पाया गया है? तो कृषि का साक्ष्य पाया गया है शतपथ ब्राह्मण में। दूसरा कहाँ पाया गया है? तो काठक संहिता में पाया गया है। अब पहले नंबर पर आ गई थी कृषि और दूसरे नंबर पर कौन सा आ गया था? पशुपालन आ गया था। कब की मैं बात कर रही हूँ? तो मैं ये बात कर रही हूँ उत्तर वैदिक काल की। क्लियर? तो दूसरे नंबर पर जो पशुपालन था वो किस रूप में आ गया था? गौड़ रूप में आ गया था। अब तीसरा क्या है? तीसरी हम बात करते हैं किसकी? उद्योग धंधों की। तो उद्योग धंधों से संबंधित बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उद्योग धंधों से संबंधित एक शतपथ ब्राह्मण है, ग्रंथ है, जिसमें कि शतपथ ब्राह्मण में विभिन्न शिल्पियों के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? विभिन्न शिल्पियों के बारे में। अगर बात करता है, क्वेश्चन पूछता है कि विभिन्न शिल्पियों के बारे में उद्योग धंधों की बात कौन सा ग्रंथ करता है, तो आंसर आपका क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण होगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ के बाद हमने कंप्लीट क्या कर लिया? उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था और पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था दोनों कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किस तरफ? वैदिक कालीन धर्म की तरफ, कि वैदिक काल में लोगों का धर्म कैसा था, इनके देवता प्रमुख रूप से कौन कौन से थे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वैदिक कालीन धर्म की बात करते हैं तो प्रारंभ में उत्तर वैदिक काल के लोग कैसे थे? बहुदेववादी थे। ये वैदिक कालीन धर्म की बात करें, वैदिक कालीन मतलब पूर्व वैदिक कालीन। ठीक है, तो प्रारंभ में ये कैसे थे? बहुदेववादी थे, किंतु बाद में कैसे हो गए? एकेश्वरवादी हो गए। बहुदेववादी मतलब कि बहुत सारे देवताओं की उपासना करने वाले ये लोग थे, किंतु बाद में क्या हो गए? एकेश्वरवादी भी जो है हो गए थे। इसके बाद में ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में एकेश्वरवाद की क्या मिलती है? अवधारणा मिलती है। किसमें? ऋग्वेद के हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडलों में विभाजित किया है। आपने अगर रिवाइज किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि किस मंडल में क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें कुछ सूक्त पाए गए हैं। तो नासदीय एक, जिनमें से प्रमुख क्या है? नासदीय सूक्त। तो ये नासदीय सूक्त में किसकी अवधारणा मिलती है? तो इस नासदीय सूक्त में एकेश्वरवाद की अवधारणा पाई जाती है। क्लियर हुआ? अब एक अवधारणा और निकल करके आती है क्या? हीनोथिज्म। क्या आता है? हीनोथिज्म। अब ये हीनोथिज्म क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि हीनोथिज्म क्या है। तो हीनोथिज्म की अवधारणा क्या थी? कि किसी विशेष समय में किसी देवता को प्रमुख मानना। क्या? किसी विशेष समय में किसी देवता को प्रमुख मानना। जैसे कि हीनोथिज्म, क्या आप हैं? बिल्कुल आप हैं। हम हैं? बिल्कुल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्र आती है, तो नवरात्र में किसकी पूजा करते हैं? हम माता रानी की पूजा करते हैं। शिवरात्रि आने वाली है, अभी शिवरात्रि वाले दिन हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की पूजा करते हैं। जैसे दिवाली आती है तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दशहरा आता है, दशहरा में हम किसका महत्व बढ़ जाता है? भगवान राम का महत्व बढ़ जाता है। तो मतलब कि उसका मतलब यही है कि किसी विशेष समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता को मान्यता प्रदान करना या एक ही देवता की पूजा करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हीनोथिज्म। क्या कहलाता है? हीनोथिज्म। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हीनोथिज्म क्या है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में
एक ऋग्वैदिक काल में एक आते हैं यास्क। इन यास्क का एक ग्रंथ मिला है, क्या है वो? निरुक्त है। यास्क का ग्रंथ क्या है? निरुक्त। अपने निरुक्त ग्रंथ में इन्होंने ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में बांटा हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग इन्होंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसका? तो पहले हैं पृथ्वी के देवता, दूसरे कौन है? अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे कौन है? आकाश के देवता। क्लियर हुआ? यास्क का ग्रंथ अगर पूछता है, यास्क का ग्रंथ कौन है? ऋग्वैदिक कालीन यास्क का ग्रंथ क्या है? तो क्या है? वो निरुक्त होगा। और इस निरुक्त की विशेषता क्या है? इस निरुक्त ग्रंथ की विशेषता ये है कि यास्क ने जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है पृथ्वी के देवता, और दूसरे हैं अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे की बात आती है तो तीसरे कौन है? आकाश के देवता हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से अगर एक सूची हमने आपके समक्ष तैयार की है जिसमें कि पृथ्वी के देवता कौन कौन से होते थे। तो पहले तो अग्नि होती थी। अग्नि कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी पर पाई जाती है। सोम, कैसे आपको याद करना है, आपको ये चीज जानना है। सोम यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दिनों के नाम है ना, तो इसको कहाँ मानते हैं? पृथ्वी पर मानते हैं। इसके बाद में बृहस्पति, ये भी दिनों के नाम में आ जाएगा। आपको याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ कि याद कैसे करना है। तो बृहस्पति ये भी दिनों के नाम है। इला एक आहुति की देवी होती थी, हम लोग यज्ञ भी करवाते हैं, उसमें आहुति देते हैं, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो और कौन है? इला है। दूसरी कौन है? अरण्यानी। हमने आपको अरण्यक बताए थे। अरण्यानी मतलब जंगल की देवी होती थी। ठीक है, तो जंगल कहाँ पाया जाता है? वो भी धरती में ही पाया जाता है, जमीन में ही पाया जाता है। दूसरी कौन थी? भारती। और ये इसके बाद में कौन थी? सरस्वती। तो अगर बात करता है कि पृथ्वी की देवता प्रमुख रूप से कौन कौन से थे, तो आप मेरे साथ रिवाइज करिए कौन कौन से थे। पहले तो थे अग्नि थे, दूसरे थे सोम, तीसरे थे बृहस्पति, चौथी थी इला, पांचवी थे अरण्यानी, छठी थी कौन? भारती, और सातवीं कौन थी? सरस्वती। ये किसके देवता थे? तो ये पृथ्वी के देवता थे। क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद में दूसरी बारी आती है किसके? अंतरिक्ष के देवताओं की। तो अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे? तो अंतरिक्ष के देवता अगर मुख्य रूप से पूछता है कि अंतरिक्ष के देवताओं में से प्रमुख स्थान किसका था, तो वो था इंद्र का। किसका था? इंद्र का था। और इंद्र के बाद क्या अन्य भी देवता थे? तो बिल्कुल थे। तो अन्य अगर देवता थे तो कौन थे? तो पहले नंबर पर आते हैं इंद्र, दूसरे पर आते हैं मरुत, तीसरे नंबर पर आते हैं वायु, चौथे नंबर पर कौन आते हैं? पर्जन्य, और 5वें नंबर पर यम, और 6ठे नंबर पर आप। तो ये 6 देवता थे जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष के देवता कहलाते थे। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता कहलाते थे। अब इसके बाद में बात आती है आकाश के देवताओं की। तो आकाश के देवता में कौन कौन से लोग आते थे? तो आकाश के देवताओं में से मुख्य रूप से कौन थे? ये वरुण थे। इसके बाद में कौन थे? मित्र थे। वरुण थे और मित्र थे। इनको जो है 1000 स्तंभों पर रहने वाला देवता कहा गया है। किसको? वरुण को और मित्र को। किसमें? 1000 स्तंभों वाला देवता। क्या कहा गया है? 1000 स्तंभों वाला देवता। स्तंभों वाला क्या कहा गया है? देवता कहा गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अगर बात आती है तो 2 कौन कौन से थे आकाश के देवता? एक वरुण, मित्र। इसके बाद में आगे कौन से थे? द्योस देवता थे जो सभी देवताओं के पिता माने गए हैं। तो उनको किसको कहा गया है? सभी देवताओं के पिता किसको माना गया है? द्योस को माना गया है। ठीक है, चौथे अगर देवता की बात करता है, कौन से देवता? आकाश के देवता की बात करता है। तो चौथे आकाश के देवता कौन थे? तो वो थी उषा थी। उषा कौन सी देवी होती थी? तो ये प्रातः काल की देवी होती थी। क्लियर हुआ? उषा कौन सी देवी होती थी? तो ये प्रातः काल की देवी होती थी। इसके बाद में कौन आती है?
अदिति आती हैं। ये अदिति कौन थी? तो ये प्रकृति की देवी होती थी। ठीक है, कौन होता था? प्रकृति की देवी होती थी। पूषण जो होते थे तो वो कौन होते थे? वनस्पति या औषधि के देवता होते थे। क्या थे? वनस्पति या औषधि के देवता होते थे। इन्हीं पूषण को ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं का देवता कहा गया है। वहीं पर जब उत्तर वैदिक काल आया है तो उत्तर वैदिक काल में इन्हीं पूषण को जो है शूद्रों का देवता मान लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में कौन आते थे? सूर्य आते हैं और फिर कौन आता है? विष्णु आते हैं। तो इस तरह से आकाश के देवता में मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? वरुण मित्र जो कि 1000 स्तंभों वाले देवता कहलाते थे। फिर कौन? द्योष जो कि सभी देवताओं के पिता होते थे। फिर उषा जो कि प्रातः काल की देवी होती थी। अदिति प्रकृति की देवी थी। पूषण वनस्पति या औषधियों के देवता या फिर जानवरों के देवता होते थे। फिर कौन होते थे? सूर्य थे। और फिर कौन थे? विष्णु थे। तो इस तरह से यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में जो ऋग्वेद काल के देवता थे उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा हुआ था। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं एक बोगस कोई अभिलेख मिला है। बोगस कोई अभिलेख पाया गया है। अगर पाने की बात करते हैं तो ये पाया कहाँ गया है? तुर्की में पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? ढूंढा कहाँ से गया है? तो बोगस कोई अभिलेख तुर्की से ढूंढा गया है जो कि कितने दिन का है? 1400 BC पुराना है। 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व मतलब कि पूर्व वैदिक काल का है। ठीक है, तो ये अगर सबसे पुराना अभिलेख पूछता है तो कौन सा होगा? बोगस कोई अभिलेख है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसमें इसमें साक्ष्य किस चीज का मिलता है कि इसमें ये साक्ष्य पाया गया है कि आर्यों का जो आगमन है तो भारत में कहाँ से आगमन हुआ? तो वो ईरान से आगमन हुआ है। इस बात का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो बोगस कोई अभिलेख में मिलता है। क्लियर हुआ ना कि आर्यों के आगमन का अगर प्रमाण मिलता है तो आगमन का प्रमाण कहाँ से? आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है? तो ईरान से हुआ है। इसका प्रमाण हमें कहाँ मिला है? ये बोगस कोई अभिलेख से मिलता है। अगर बात करता है कि ये खोजा कहाँ से गया है तो बोगस कोई अभिलेख तुर्की से खोजा गया है। बात क्लियर हो गई? अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि उस समय मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे कौन कौन से थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। कौन है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं का उल्लेख जो है इस बोगस कोई अभिलेख में किया गया है। किस तरह से किया गया है? इस तरह से किया गया है कि बोगस कोई अभिलेख में साक्ष्य ये मिला है कि वहां पर कुछ राजाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध को रोकने के लिए जो है संधि करवाई गई। इसमें ये साक्ष्य मिलता है, उल्लेख है बोगस कोई अभिलेख में कि साक्ष्य ये मिलता है कि राजाओं के मध्य संधि करवाई गई जो ऋग्वैदिक काल जो देवता थे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इनको साक्षी मान करके यहाँ के राजाओं के बीच में क्या कराया गया था? संधि कराया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है बोगस कोई अभिलेख में उल्लेख मिलता है। बोगस कोई अभिलेख की बात करता है तो कितना ही वर्ष पुराना है? तो 1400 BC का पुराना है, 1400 BC का है। वहीं पर अगर बात करता है कि ये कहाँ से ढूंढा गया तो इसको तुर्की से ढूंढा गया था, तुर्की में पाया गया था। इसमें उल्लेख क्या मिला है? आर्यों के आगमन का उल्लेख मिला है जिसमें कि ये पाया गया है कि आर्यों का आगमन ईरान से हुआ है जो कि ईरान से हिंदुस्तान यानी कि भारत पहुंचे थे। ठीक है, और इसमें जो है राजाओं के मध्य संधि का उल्लेख किया गया है। तो उस संधि में उल्लेख किसका हुआ है? उस संधि के समय उन राजाओं ने साक्षी किसको माना था संधि के रूप में? तो जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे प्रमुख 4 इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, तो इन चारों देवताओं को
प्रमुख माना था, ठीक है, साक्षी के रूप में माना था। इनको नासत्य जो है हमने बताया है आपको, आकाश की देवता अश्विन यानी अश्विन को ही हम नासत्य भी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो ऋग्वैदिक कालीन के देवताओं की अगर बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे, तो वो थे इंद्र। और इसके बाद में दूसरा महत्व किसका था, तो वो अग्नि का था। और तीसरा महत्व किसका था, तो सोम का था। तो ये इनका था देवताओं का क्रम जो कि महत्वपूर्ण थे। तो पहले नंबर पर महत्वपूर्ण देवता होते थे कौन, इंद्र, दूसरे नंबर पर अग्नि और तीसरे नंबर पर सोम, ठीक है। इसके बाद में इस समय वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे, तो वो कौन थे ऋग्वैदिक काल में, तो वो थे बृहस्पति, ठीक है। तो इस तरह से जो वैदिक कालीन धर्म था, मतलब ऋग्वैदिक कालीन धर्म था, उसको हमने कंप्लीट किया। अब आने वाले लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजमेंट आए उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा या पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा। तो इस तरह से हमारा लेक्चर आज यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जाने के पहले हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक समय के साथ पहुंच सके, ठीक है। और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर आप शेयर करेंगे तो फिर हम भी ऊर्जावान बने रहते हैं। तो और इसके साथ साथ क्या होता है, आपके शेयर करने से अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ता है या फिर अगर वो कोर्स को पूरा करता है या पढ़ता है लगन से, तो उसका भविष्य भी उज्जवल कराने में आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो प्लीज स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और इसके साथ में पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।